Jai Siaram, chapter Ecosystem. Introduction. Ecosystem term coined by A.G. Tensley. Ecosystem term coined by A.G. Tensley. Ecosystem is a self-sustaining system. Both biotic and abiotic component interact functionally. Biotic component जैसे यहाँ पे प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर, और अबायोटिक कंपोनेंट हो गया सॉयल, एयर, वाटर, मिनरल्स, इंट्रैक्ट फंक्शनली. तो फिर क्या कर रहे हैं? इंट्रैक्ट फंक्शनली, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहा. ठीक है, अब देखते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है. इकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, ये हो गया इकोलॉजी, ये स्टडी को होता है. और इकोसिस्टम यूनिट है, यूनिट सेल्फ सस्टेनिंग बायोटिक एंड अबायोटिक इंट्रैक्ट सम फंक्शन परफॉर्म. ओके, अब देखते हैं. ये हो गया किचन है, ये होम है. होम हो गया एक तरह से इकोसिस्टम कह सकते हैं. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, फूडिंग रूम, यहाँ पे किचन है, खाना बनाया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाते हैं, फिर यहाँ पे रूम है, यहीं पे सोते हैं. तो फिर ये सारा काम हो रहा है घर में, तो घर एक तरह से हो जाता है इकोसिस्टम. ओके, अब जैसे ये कोई रूम है और खाना बाहर से लाया जा रहा, तो नहीं, ये नहीं हुआ, नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, तो इसे इकोसिस्टम नहीं कह सकते. ओके, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक, अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन. तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. ओके, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल. ओके, टाइप ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट, मैनमेड एंड नेचुरल. मैनमेड हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन. ओके, और नेचुरल फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, स्मॉल डिचेज, एस्चुरीज. ओके, on the basis of size, small ditches, ये हो गया नैनो इकोसिस्टम, पॉन्ड माइक्रो इकोसिस्टम, रिवर मिनी और मीजो इकोसिस्टम, ओशियन मेगा इकोसिस्टम. साइज कैन बी वेरिएबल, नॉर्मली सेल्फ सस्टेनिंग, प्रोडक्टिविटी, साइज कैन बी वेरिएबल, नॉर्मली सेल्फ सस्टेनिंग. इसमें तीन चीज़ आना चाहिए. पहला प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो एंड डिकम्पोजर. प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और डिकम्पोजर. ओके, कंप्लीट और इनकम्प्लीट. हैव ऑल थ्री बायोटिक, हैव ऑल द कॉम्पोनेंट. अगर तीनों कॉम्पोनेंट है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर भी है. हैव ऑल कॉम्पोनेंट, तो उसे बायोटिक कहेंगे. ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीनों है तो. ओके, और नॉट हैव ऑल कॉम्पोनेंट, तो वो इनकम्प्लीट हो गया. हाँ, कंप्लीट में तीनों होना चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. और नॉट और सेकेंड वाला इनकम्प्लीट, नॉट हैव ऑल कॉम्पोनेंट. जैसे ये डीप ओशियन हो गया, यहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एब्सेंट है. ओके, एग्जाम्पल एक्वेरियम हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग बाहर से फूड ऐड करते हैं. ओके, एग्जाम्पल डीप ओशन. ठीक है, हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, डेजर्ट, मैनग्रोव, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. ओके, और एक्वेटिक में पॉन्ड, ओशन, ओस्टरीज, कोरल रीफ. ओके, अब देखते हैं फीचर ऑफ इकोसिस्टम. पहला, इकोसिस्टम हैव स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक इकोसिस्टम हैव स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. तो फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ गया बायोटिक एंड अबायोटिक. तो बायोटिक में हो गया प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब प्रोड्यूसर हो गया. ठीक है, कंज्यूमर का काम कर रहा है जूप्लैंक्टन, उसके बाद फिर डिकम्पोजर का काम कर रहा है फंगी वगैरह. ओके, ये था बायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट, इसमें हो गया सॉयल, वाटर, मिनरल्स. ओके, सेकेंड पॉइंट, इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट है. तो इसमें क्या क्या था फंक्शनल कंपोनेंट में? प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए. ओके, प्रोडक्टिविटी फंक्शनल कंपोनेंट सबसे पहला हो गया प्रोडक्टिविटी. सेकंड, एनर्जी फ्लो, फूड चेन. ओके, थर्ड, डिकम्पोजिशन. फोर्थ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ओके, थर्ड, अब देखते हैं तीसरा, थर्ड पॉइंट,
Stratification, the vertical distribution of species in ecosystem is known as stratification. Stratification, vertical distribution of species in a ecosystem is known as stratification. Stratification, vertical distribution of species in a ecosystem is known as stratification. Vertical distribution of species in a ecosystem is known as stratification. Okay, ये हो गया birds, ये birds यहाँ रहती, ठीक है, birds, insect, large plant, और नीचे में यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर में वहाँ पे बस चिड़िया का घोंसला है तो वहाँ बर्ड्स रह रही, ठीक है, फिर उसके बीच में यहाँ पे इंसेक्ट, लार्ज प्लांट है, ठीक है, और सबसे नीचे में यहाँ पे इंसेक्ट और स्मॉल प्लांट, छोटा छोटा घास वगैरह, ठीक है, तो फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम इज नॉन एज स्ट्रेटिफिकेशन. ओके, फोर्थ, स्टैंडिंग क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर फॉर एनी गिवन टाइम amount of biomass for plant. Standing crop for producer for any given time. Standing crop for producer for any given time. For any given time, amount of biomass for plant. Standing crop for producer for any given time, amount of biomass for any given time, amount of biomass for plant. Standing crop for any given time, amount of biomass for plant. The standing crop of forest is greater than desert, क्योंकि डेजर्ट में तो बायोमास नहीं, एकदम पतला सा होगा, तो सूखा वगैरह एकदम तो कुछ होगा ही नहीं, और जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे तो बहुत सारे ट्रीज होंगे, तो फिर वेट ऑफ लिविंग, यहाँ पे हम लोग बायोमास में जो यहाँ पे देखते हैं वेट ऑफ लिविंग. ओके, तो फिर स्टैंडिंग क्रॉप्स ये हो गया अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर एनी गिवन टाइम. ओके, अब देखते हैं स्टैंडिंग स्टेट, वो था स्टैंडिंग क्रॉप, तो वहाँ पे क्रॉप देख रहे थे जो कि लिविंग वेट है अभी उसका, हाँ, तो वहाँ पे था अमाउंट ऑफ बायोमास, और बायोमास ये क्या है, वेट ऑफ लिविंग, तो ये किस में था, स्टैंडिंग क्रॉप में. ओके, और स्टैंडिंग स्टेट में इट इज़ अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम. Standing state, it is amount of minerals in soil at any given time. Standing state, it is amount of minerals in soil at any given time. ये मिनरल्स है, यहाँ पे ये सॉइल हो गया, यहाँ पे मिनरल्स है नॉन लिविंग, और यहाँ पे ये जो सॉइल है ये नॉन लिविंग, यहाँ पे ये जो सॉइल है सॉइल में मिनरल्स है, और ये सॉइल यहाँ पे नॉन लिविंग है. तो ये अमाउंट ऑफ मिनरल्स देखते हैं. अच्छा, स्टैंडिंग स्टेट में इट इज़ अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन अ सॉइल एट एनी गिवन टाइम. It is amount of minerals in a soil at any given time. It is amount of minerals in a soil at any given time. Okay, standing state, it is amount of minerals in soil at any given time. ये मिनरल्स हो गया, सॉइल में कितना मिनरल्स है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट में क्या देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ये है. अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन सॉइल, स्टैंडिंग क्रॉप वो था अमाउंट ऑफ बायोमास. ओके, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ डैश इकोसिस्टम इन समर इज हाईएस्ट. स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ डैश इकोसिस्टम इन समर इज हाईएस्ट. समर में डेजर्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल और ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. स्टैंडिंग क्रॉप
हाँ, क्योंकि समर में उस टाइम थोड़ी बारिश वगैरह भी होती है, हाँ, तो फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ज़्यादा होगी। ओके, स्टैंडिंग स्टेट इन टेम्परेट फॉरेस्ट सीजन इज मैक्सिमम इन स्टेट कहाँ है, मतलब सॉइल की मिनरल्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कब होगी ज़्यादा, जब डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो विंटर में नहीं, स्प्रिंग में नहीं, रेनी सीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी, हाँ, रेनी सीजन विथ लो ह्यूमिडिटी नहीं, हाई ह्यूमिडिटी। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। हाँ, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और मिनरल साइक्लिंग, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और मिनरल साइक्लिंग। ओके, तो अब देखते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर यहाँ पे होता है कौन कौन, फाइटोप्लैंक्टन, पॉन्ड है ना, पॉन्ड है, हाँ, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ठीक है, स्मॉल प्लांट, और कंज्यूमर हो गया यहाँ पे जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, डिकम्पोजर यहाँ पे हो गया फ्लैजलेट्स, बैक्टीरिया, फंजाई। ओके, तो फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया फाइटोप्लैंक्टन और स्मॉल प्लांट जो कि पानी में, हाँ, पॉन्ड है, तो फिर पॉन्ड के यहाँ पे नीचे में जो सॉइल रहता है उसमें भी तो छोटा प्लांट रहता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा, और फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में ऊपर में तैर रहा, वो भी फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल प्लांट। ओके, फिर जूप्लैंक्टन हो गया जो कंज्यूमर है, और स्मॉल फिश। ओके, फिर डिकम्पोजर फ्लैजलेट, बैक्टीरिया, फंजाई। ओके, अब देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, लाइट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, अब देखते हैं पॉन्ड और ओशन दोनों में बोथ सेम लेवल क्लियर। ओके, मतलब साफ है दोनों का पानी उतना ही सेम। देखते प्रोडक्टिविटी हाई किस में होगी, ए पॉन्ड में या फिर ओशन में। इन ओशियन मोर मिनरल्स आर डिजॉल्व्ड इन ओशन वाटर, दैट्स वाई इन ओशियन प्रोडक्टिविटी इज मोर। अच्छा, अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन, मतलब फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व ऑटोट्रॉफ, तो फिर प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या आ गया, प्राइमरी प्रोडक्शन, it is the amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in a given time। तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन जब देखते हैं तो ये देखते हैं एरिया पर, अमाउंट पर एरिया। It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in a given time। जैसे 100 kg का ये गाछ था, बाद में 102 हो गया, तो फिर यहाँ पे 2 kg है, ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्शन। किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज़ amount of biomass produced by a plant in a unit area. It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in a given time. It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in a given time। तो क्या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर सीएम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में रह सकता है यूनिट। ओके, पर यूनिट एरिया देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। अब देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Rate of primary production is primary productivity। rate of primary production किस रेट से प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है इज नॉन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कह सकते हैं इसे, इट इज़ अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसलिए इसे कहा गया रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
जैसे यूनिट क्या हो गया इसका, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है ना तो स्क्वायर होगा ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, और ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. दिस used to compare to ecosystem, this used to compare to ecosystem. It is amount of biomass produced, it is amount of biomass produced per unit area, it is amount of biomass produced per unit area per unit time. जैसे यहाँ पे ईयर लेते हैं तो फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. और ये किस में यूज़ आता, this is used to compare to ecosystem, this is used to compare to ecosystem. Why we need primary productivity to compare ecosystem. जैसे यहाँ पे डेजर्ट है में रेन, कभी रेन होता है कभी नहीं, ठीक. और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो डेजर्ट में कभी 5 kg पर मीटर स्क्वायर, कभी 1 kg पर मीटर स्क्वायर, कभी 0.5, कभी 0.3, तो ओवरऑल कितना आया 6.8 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है. और फिर इधर टू कंपेयर इकोसिस्टम, और इधर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 4 kg पर मीटर स्क्वायर, 10 kg पर मीटर स्क्वायर, 8 kg, फिर 5 kg पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो फिर यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन था ये जो भी हम लोग देखे, तो फिर इसका कितना है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 27 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, और इसका डेजर्ट का 6.8 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ये क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 6.8 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये इसका है डेजर्ट का. और ये हो गया 27 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का. ओके, एनपीपी एंड जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जीपीपी हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ये हो गया क्लियर. हाँ, अब देखते हैं एनपीपी एंड जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो जैसे ये प्लांट है, लाइट आया, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लिया मतलब CO2 लिया, प्लांट CO2 अपटेक एंड ऑर्गेनिक फूड फॉर्म किया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया कौन, प्लांट. तो फिर NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू GPP माइनस R होता है. R क्या यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस है R. ओके, NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R. NPP हो गया अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर टाइम इंक्रीज. अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज जितना हो रहा. और GPP क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और क्या, रेस्पिरेशन लॉस. तो 100 kg फूड फॉर्म हुआ, तो 100 kg फूड फॉर्म हुआ, तो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे कहते हैं हम लोग टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड, इसे ग्रॉस कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. जो स्टार्टिंग में जो टोटल होता है, टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसे ही कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP, उसे ही कहते हैं जितना हुआ प्रोडक्शन. फिर उसके बाद कुछ रेस्पिरेशन में लॉस किया, अब बचा कितना 90 kg बायोमास फॉर्म, तो ये हो गया नेट है ये टोटल बायोमास इंक्रीज जितना हुआ, ये हुआ नेट टोटल बायोमास इंक्रीज जितना हुआ. हाँ, तो फिर NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R. NPP अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज, तो NPP बराबर GPP माइनस R, NPP बराबर GPP माइनस R. तो फिर NPP हो गया नेट, और GPP जितना प्रोड्यूस हुआ था टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड, GPP था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. हाँ, माइनस रेस्पिरेशन में लॉस हुआ, माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, ये किसके बराबर हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, इंक्रीज इन एनी प्लांट इज NPP, यू कैन ओनली मेजर NPP. बिल्कुल. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a functional
नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ये तो होता है, हाँ ठीक है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये तीनों होता है, स्टैंडिंग स्टेट नहीं होता। in winter plant is not growing, this means जीपीपी जीरो नहीं, रेस्पिरेटरी लॉस जीरो नहीं, कुछ ना कुछ तो रेस्पिरेशन में लॉस करेगा ही, तो जीपीपी बराबर एनपीपी नहीं। तो ये हो सकता है जितना इसको मिल रहा हो वो सारा का सारा ये लॉस कर दिया, डेट्स वाई एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आ रहा, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रहा, जितना प्रोडक्शन हो रहा वो सब रेस्पिरेटरी लॉस में ही, रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा, मतलब जीपीपी इक्वल्स टू आर हो गया है। हाँ, अब देखते हैं बिफोर विंटर सम प्लांट लिव फॉल, रीज़न क्यों फॉल हो जाता, टू डिक्रीज आर, बिल्कुल, टू डिक्रीज एनपीपी नहीं, टू डिक्रीज जीपीपी नहीं, टू डिक्रीज आर, यस। अब देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर फॉर हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर अवेलेबल इज एनपीपी, हाँ बस एनपीपी इसके लिए बचा है, फॉर हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर, फॉर हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर अवेलेबल इज एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाँ क्योंकि ग्रॉस हुआ टोटल, फिर उसमें माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, तो बचा कितना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, तो हर्बीवोर तो बस वही खाएगा। हाँ, अब देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख लिए, हाँ प्राइमरी प्रोडक्शन देख लिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख लिया, अब देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट इंक्लूड इंक्रीज इन बायोमास ऑफ, रेट इंक्लूड इंक्रीज इन बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर इज नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट इंक्लूड secondary productivity rate include increase in biomass of a primary consumer, rate include increase in biomass of primary consumer or herbivore is known as secondary productivity rate include increase in biomass of primary consumer, increase in biomass of primary consumer or herbivore is known as secondary productivity। जैसे ये प्लांट है कॉ और गोट हर्बीवोर इसे खाया, बिफोर ईटिंग बायोमास था इसका 100 kg, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो जब खाता है उसका वेट मत देख रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसे कह रहे हैं। तो पहले बिफोर ईटिंग बायोमास तो 100 kg था, आफ्टर 10 days इसका वेट हो गया 110, तो मतलब 10 kg का इंक्रीज हुआ है। ओके, अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जीपीपी एंड एनपीपी। फॉर नेक्स्ट लेवल हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर और ये डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। फॉर प्राइमरी कंज्यूमर और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इट इज़ एनपीपी विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट लेवल में या तो या फिर डिकम्पोज करने वाला वो आ जाए, डिकम्पोजर। फॉर प्राइमरी कंज्यूमर और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इट इज़ एनपीपी विच इज़ अवेलेबल, बिल्कुल। व्हेन विल बी एनपीपी इक्वल्स टू 0, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर होता है। इन विंटर जीपीपी इज लो, इन दैट केस एनपीपी अराउंड 0, प्लांट नॉट सो ग्रोथ। कैन एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्लांट इज नॉट रेस्पायरिंग, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैन एनपीपी ग्रेटर देन जीपीपी? नो, नेवर, एनपीपी इज ऑलवेज लेस देन जीपीपी। NPP is always less than GPP. Plant always show respiration, बिल्कुल। In plant respiration takes place. In plant respiration rate not fluctuate more because plant cannot start run. तो इससे बहुत कम है होता है रेस्पिरेटरी लॉस। ओके, देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ये प्लांट था, प्राइमरी कंज्यूमर आया, इसे खाया और कंज्यूम किया। इंक्रीज इन बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल। मेजर एट विच लेवल एट T2 ट्रॉपिक लेवल 2। मेजर एट विच लेवल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी secondary productivity measure at which level at T2 tropic level 2 tropic level 1 पे तो प्लांट आ गया, ट्रॉपिक लेवल 2 पे हर्बीवोर वगैरह आ जाता है। हाँ, वैसे भी ट्रॉपिक लेवल तो पढ़े नहीं है।
हाँ, ट्रॉपिक लेवल 1 पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर ट्रॉपिक लेवल 2 पे प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं। हाँ ठीक है। तो ये एट ट्रॉपिक लेवल 2 पे होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मेजर एट विच लेवल, तो एट T2 ट्रॉपिक लेवल 2। ओके, व्हाट अबाउट ग्रॉस और नेट इन दिस increase in case of T2? What about gross or net in this case? Gross or net increase in case of T2 or primary consumer or herbivore is net, not gross, is net not gross। हाँ, क्योंकि वो तो खाते जा रहा, रेस्पिरेटरी लॉस करते जा रहा, तो फिर यहाँ पे नेट की बात होगी, नॉट ग्रॉस। एक ट्री है जिसमें लीफ कम है, तो उसमें रेस्पिरेटरी लॉस हाई होगा, क्योंकि वुड जो है वो रेस्पिरेशन करता नहीं है एंड लीफ फोटोसिंथेसिस करता है दिन में और रेस्पिरेशन रात में, तो फिर यहाँ पे एनपीपी कम होगा और आर ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ पे एनपीपी, हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम आ गया और आर ज़्यादा। और इसमें ये ट्री का हो रहा था बात, ट्री की बात हो रही थी, तो फिर सारा रेस्पिरेटरी लॉस, तो फिर रेस्पिरेशन कौन करता है सब कुछ, वो लीफ। और एक हर्बेशियस प्लांट है, हाँ, जिसमें लीफ ज़्यादा है और उसमें सारी चीज़ ग्रीन है, तो उसमें रेस्पिरेटरी लॉस कम है, क्योंकि सारा पार्ट अपने अपना रेस्पिरेटरी थोड़ा थोड़ा लॉस कर रहा। हाँ, और बस रेस्पिरेशन तो रात में होगी, तो यहाँ पे एनपीपी ज़्यादा होगी और आर कम। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लैंड एरिया जो है ये 30% लैंड एरिया है और 70% ओशन का एरिया है। लैंड एरिया है 30% और ओशियन एरिया है 70%। लैंड और ओशियन, लैंड एनुअल प्रोडक्टिविटी, लैंड पे जो है एनुअल प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन, लैंड पे एनुअल प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन, प्लस 55 बिलियन टन ओशियन, प्लस 55 बिलियन टन ओशियन। एनुअल और ओशियन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लैंड और ओशियन। तो लैंड पे एनुअल प्रोडक्टिविटी है 115 बिलियन टन एनुअल प्रोडक्टिविटी लैंड पे, और ओशियन पे 55 बिलियन टन ये हो गया ओशियन पे। तो टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 170 बिलियन टन। टोटल प्रोडक्टिविटी तो है 170 बिलियन टन। लैंड पे 115, जो कि लैंड एरिया कम है, फिर भी लैंड पे ज़्यादा है। लैंड पे एनुअल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन ओशियन। इन लैंड एनुअल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन ओशियन। लैंड पे हो गई 115 बिलियन टन, 115 बिलियन टन और 55 बिलियन टन ओशन, 115 बिलियन टन लैंड पे और ओशन पे 55 बिलियन टन। ओके, लैंड पे ज़्यादा है। अब देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही। हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस फैक्टर वाटर, मिनरल, CO2, लाइट और टेम्परेचर। ओशन में क्या होता, ओशियन लाइट यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि लाइट नीचे तक पहुँच नहीं पाती। रीज़न वाई लैंड हैव मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑन लैंड फ्रॉम ग्राउंड टू अपर पार्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। हाँ, बट ओशन में लाइट नीचे पहुँच नहीं पाती, तो फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसलिए यहाँ पे कम है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। तो फिर लैंड पे 115 बिलियन टन और फिर 55 बिलियन टन ओशियन में। ओके, ऑन लैंड कंपैरिजन, लैंड पे कंपैरिजन करें तो ये इक्वेटर है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर पोलर एरिया था। ये हो गया इक्वेटर, और यहाँ पे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इससे कम हो गया टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे हाईएस्ट,
क्योंकि मोर लाइट ऑन लैंड, हाँ इक्वेटर के बाद तो ये या तो यहीं पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ता, तो फिर प्रोडक्टिविटी भी यहाँ की सबसे ज़्यादा हाई है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इससे कम टेम्परेट, टेम्परेट इससे कम ग्रासलैंड, क्योंकि वहाँ पे तो बस घास है, ग्रासलैंड। फिर उसके बाद डेजर्ट और आर्कटिक टुंड्रा, डेजर्ट और आर्कटिक टुंड्रा जिसे कह रहे हैं, ठीक है, डेजर्ट आर्कटिक टुंड्रा। ऑन लैंड, ऑन लैंड कंपैरिजन, लैंड पे कंपैरिजन करें तो फिर ट्रॉपिक हो गया, ट्रॉपिक, फिर टेम्परेट, टेम्परेट, फिर ग्रासलैंड एंड देन फिर आर्कटिक टुंड्रा, डेजर्ट वगैरह, ठीक है। ऑन ओशन कंपैरिजन, ओशन में कंपैरिजन करें, यहाँ पे फैक्टर हो गया लाइट एक तो सबसे पहले, हाँ, और मिनरल्स, तो ही फोटोसिंथेसिस हाई, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस लाइट और मिनरल्स चाहिए। यहाँ पे CO2, कोरल रीफ, सॉरी मतलब ठीक है, कोरल रीफ, कोरल रीफ, ओशन में कंपैरिजन देख रहे हैं तो कोरल रीफ की सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लो स्वैलन पार्ट अंडर वाटर, तो यहाँ पे लाइट आराम से आ जाती है, यहाँ मिनरल्स भी बहुत है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज़्यादा, तो फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है कोरल रीफ, कोरल रीफ, इससे कम इस्चरीज, 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 फिर इससे कम टेम्परेट ओशन, टेम्परेट, टेम्परेट ओशन, फिर इससे कम ट्रॉपिकल ओशन, ट्रॉपिकल ओशन, ट्रॉपिकल ओशन। कोरल रीफ, कोरल रीफ, कोरल रीफ, कोरल रीफ सबसे ज़्यादा कोरल रीफ, उससे कम इस्चरीज, उससे कम टेम्परेट, उससे कम ट्रॉपिकल ओशन, सबसे कम। फोर्थ अब देखते हैं क्रॉप, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी शुगर कैन क्रॉप, हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन से क्रॉप की है? शुगर कैन क्रॉप, शुगर कैन क्रॉप, ओके। कोरल रीफ में ज़्यादा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी। अच्छा, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कोरल रीफ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी ज़्यादा, कोरल रीफ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी ज़्यादा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ है? कोरल रीफ में, इससे कम ट्रॉपिकल, ओके। हम देखते हैं व्हाई ट्रॉपिकल ओशन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ लो। ट्रॉपिकल ओशन में क्यों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट ओशन? तो फिर यहाँ पे वार्म वाटर प्रेजेंट होता ट्रॉपिकल में, हाँ क्योंकि यहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम पड़ रही, हाँ क्योंकि इक्वेटर के पास में है ये, ऊपर नीचे ये ट्रॉपिकल एरिया, तो यहाँ पे सीजन अपसेंट है, वो पानी वार्म रहता है यहाँ का, सीजन अपसेंट है ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल में। तो यहाँ पे मिनरल्स जो कि नीचे है वो अभी भी सेटल डाउन नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा पानी गर्म है। बट टेम्परेट में क्या होता है, यहाँ पे सीज़न चेंज हो रहा, यहाँ पे सीज़न चेंज होता, सीज़न चेंज होता है यहाँ पे, समर जब होता तो फिर ऊपर का पानी यहाँ पे वार्म रहता, बट नीचे का पानी ठंडा हो जाता, और जैसे ही फिर विंटर सीज़न आता तो नीचे का पानी गर्म हो जाता और ऊपर का ठंडा, मतलब ये गर्म पानी, तो फिर ये चेंज हो गया, क्योंकि टेम्परेट ओशन में यहाँ पे सीज़न प्रेजेंट है, तो अपवेलिंग मिनरल रोटेट, तो यहाँ पे मिनरल रोटेट करते रहता, ऊपर गर्म हुआ नीचे ठंडा, फिर यहाँ पे ठंडा ऊपर गर्म, तो फिर ऐसे घूमते रहता, मिनरल्स रोटेट करता रहता, अपवेलिंग मिनरल्स रोटेट करते रहता, कहाँ? टेम्परेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीज़न प्रेजेंट है, टेम्परेट में। ट्रॉपिकल में सीजन अपसेंट है तो यहाँ पे मिनरल रोटेट नहीं कर पाता, सारा मिनरल्स नीचे सेटल डाउन है, डेट्स वाई यहाँ की प्रोडक्टिविटी ओशन में ट्रॉपिकल ओशन में कम होता टेम्परेट ओशन के कंपैरिजन में, ओके। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब देखते हैं हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ में ज़्यादा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टाइप ऑफ प्लांट, एंजियोस्पर्म और अल्गी, second climate, third factor affecting photosynthesis, factor which affect primary productivity, factors which affect primary productivity, A हो गया type of plant, angiosperm और algae, factor which affect primary productivity, टाइप ऑफ प्लांट, एंजियोस्पर्म और अल्गी, कैसा प्लांट है? हाँ भाई एंजियोस्पर्म होगा तो हमेशा ज़्यादा ही होगा अल्गी से, तो फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सबसे पहला किस टाइप का प्लांट है, टाइप ऑफ प्लांट, फिर क्लाइमेट कैसा है, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो सब भी, ओके। जो डेड थिंग्स को कहते हैं उसे स्कैवेंजर कहते हैं, लिविंग थिंग्स उसे प्रीडेटर कहते हैं,
रिलीज एंजाइम्स और डिकम्पोज उसे कहते हैं सेप्रोफाइट, उसे कहते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट। ओके, अब देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, व्हाट हैपन टू फूड प्रोड्यूस, व्हाट हैपन टू फूड प्रोड्यूस इन प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन में जब फूड प्रोड्यूस हो तो दो ऑप्शन है। पहला, फूड चेन कंज्यूम बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूम बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, बिल्कुल प्राइमरी प्रोड्यूसर, फूड चेन कंज्यूम बाय प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए था ना, हाँ क्योंकि प्रोडक्शन तो हो चुका। हाँ, सेकंड, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन प्लांट डेड एंड गोज इनटू सॉइल, ये भी हो सकता है। या तो कोई आगे खा लिया या फिर वो डेड हो गया। व्हाट हैपन टू फूड प्रोड्यूस इन प्राइमरी प्रोडक्शन, व्हाट हैपन टू फूड प्रोड्यूस इन प्राइमरी प्रोडक्शन, टू ऑप्शन है। पहला, या तो फूड चेन चलेगा कंज्यूम बाय प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाया या फिर जो भी, ठीक है। सेकेंड, या तो डिकम्पोज हो जाएगा प्लांट डेड एंड गोज इनटू सॉइल, यस। What is decomposition? What is decomposition? It is a biological process in which complex organic matter break down into simple inorganic matter, CO2, H2O, inorganic ions. What is decomposition? What is decomposition? It is biological process. It is biological process in which complex organic matter broken down into simple inorganic matter. What is decomposition? It is a biological process. It is biological process. It is biological process in which complex organic matter. It is biological process in which complex organic matter broken down into simple inorganic matter. बिल्कुल, complex organic matter, ये ध्यान दो, organic matter ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। प्लांट क्या किया था, वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में जैसे कन्वर्ट किया था, तो अब तो वो ऑर्गेनिक बन चुका है। हाँ, तो फिर ये डिकम्पोजर क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है। बिल्कुल, प्लांट का जस्ट ऑपोजिट काम कर रही है। इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, CO2, H2O, इनऑर्गेनिक आयंस। ओके, जैसे ये डेड लीफ है, अर्थवॉर्म पहले इसे ईट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, फिर उसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई रिलीज एंजाइम्स सेल्यूलोज से ग्लूकोज बनाया एंड देन फिर इसे इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया गया। सेल्यूलोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया पहले, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। ओके, अब देखते हैं डिट्राइटस। डिट्राइटस ये क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीफ bark of tree, fecal matter, dead flower. Okay, detritus dead organic matter like leaf, bark of tree. detritus ये क्या है, dead organic matter like leaf, bark of tree, fecal matter, dead flower. Okay, ये सब क्या है, detritus। अर्थवॉर्म आया, इट ये पत्ती था, ठीक है। अर्थवॉर्म आया, इट एंड ब्रेक एंड इट, जो इसको खाना था खाया और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इसलिए इसे कहते हैं डिट्राइटिवोर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर आर डिट्राइटिवोर। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशन वाटर आर डिट्राइटिवोर। डिट्राइटिवोर का ये काम है, खा लिया कुछ और तोड़ ताड़ दिया, ठीक है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल इनऑर्गेनिक। सबसे पहले स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, पहला फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड मेटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। ओके, ये लीफ हो गया, ये डेड लीफ है डिट्राइटस, ये डेड लीफ है डिट्राइटस। ओके,
ए फ्रेगमेंटेशन इसका किया गया बाय डिट्राइटिवोर, जैसे हो गया अर्थवॉर्म। फ्रेगमेंटेशन किया गया बाय डिट्राइटिवोर लाइक अर्थवॉर्म, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और कुछ खा गया। फिर बी सेकंड आता है लिचिंग। फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब लिचिंग। फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस सम मिनरल्स, फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस सम मिनरल्स सॉल्युबल इन वाटर, गोज डीप इनटू द सॉइल। ये वाटर में सॉल्युबल हो गया तो ये नीचे चला गया। लीचिंग में क्या होता, फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस सम मिनरल्स विच इज सॉल्युबल इन वाटर, गोज डीप इनटू द सॉइल, तो वो टॉप सॉइल पे नहीं रहा, डीप सॉइल के अंदर चला गया। तो ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ये अनअवेलेबल सॉल्ट है। ये जो मिनरल्स है ये अनअवेलेबल है, हाँ, क्योंकि अब वहाँ तो ये रहा नहीं, ये डीप सॉइल के भी नीचे जा चुका है। ओके, अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म। बी हो गया लीचिंग, ठीक है। सी कैटाबॉलिज्म सम बैक्टीरिया फंजाई रिलीज एंजाइम्स, ब्रेक देम एंड कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सी हो गया कैटाबॉलिज्म, सम बैक्टीरिया फंजाई release enzymes, break them into absorbable form. Some bacteria fungi release enzymes, break them into absorbable form. अब उसके बाद जो लिचिंग में जाना था वो तो चला गया ज़मीन के नीचे, ये हो गया लिचिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो गया, लिचिंग हो गया। अब कैटाबॉलिज्म सम बैक्टीरिया और फंजाई रिलीज एंजाइम्स, ब्रेक देम इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म में भी से ला रहा, कैटाबॉलिज्म इसे कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं, और इसे छोटा छोटा तोड़ दिया, कैटाबॉलिज्म। अब ये जो बचा अनडाइजेस्टेड जो बच गया, हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया एंजाइम्स ये सब ब्रेकडाउन किया, कुछ खाया, अब जो बच गया अनडाइजेस्टेड। फ्रेगमेंटेशन, फिर लिचिंग, कैटाबॉलिज्म हो गया, सब बैक्टीरिया फंजाई रिलीज एंजाइम्स, ब्रेक देम इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो था एब्जॉर्ब किया, अब जो बच गया अनडाइजेस्टेड। अब इस पर क्या हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बनाया जा रहा, अब ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, इससे ह्यूमस बना रहा। ब्लैक कलर amorphous mass, microbial resistant, slow decomposition, reservoir of minerals, क्योंकि ये यहीं पे है, एब्जॉर्ब जल्दी होगा नहीं, डिकम्पोज भी नहीं जल्दी होगा, स्लो डिकम्पोज, तो यही अभी मिनरल्स के लिए सोर्स है। तो ये क्या है, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जल्दी कोई उसको तोड़ नहीं पाता, इससे तो स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा। ब्लैक कलर का ये अमॉर्फस मास, सबसे पहला हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर कुछ लिचिंग जो कि चला गया ज़मीन के नीचे, अभी ये अनअवेलेबल सॉल्ट है, लिचिंग हो गया। फिर कैटाबॉलिज्म, इसको और छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा गया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाया गया, तो जो बच गया अनडाइजेस्टेड, ये था बैक्टीरिया और फंजाई का काम, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके बाद फिर ह्यूमिफिकेशन, इसको ह्यूमस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ब्लैक कलर अमॉर्फस मास, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, स्लो डिकम्पोज हो रहा है, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, ओके। फिर इसके बाद होता है मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन हो गया, एंड देन मिनरलाइजेशन, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस, प्रोड्यूस मिनरल्स टेकन अप बाय प्लांट। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बच गया, बन गया मिनरल्स। स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस प्रोड्यूस मिनरल्स टेकन अप बाय प्लांट। अब इसको कौन यूज़ करेगा, प्लांट यूज़ करेगा, ओके। देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे लार्ज डिट्राइटस को ब्रेक डाउन किया गया, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई इससे, अच्छा। फिर कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट्स ऑन फ्रेगमेंट, कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, तो उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बचा गया वो अनडाइजेस्टेड मास, जो कि आगे चल के फिर ह्यूमस बना, ओके। और ये लिचिंग, ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन some minerals release goes deep into the soil, precipitate as unavailable salt, okay. Humification, undigested mass convert into humus, black color, colloidal, amorphous, microbial resistant, slow decompose, reservoir of minerals, और ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल। अब देखते हैं मिनरलाइजेशन, ह्यूमस ऑर्गेनिक है, स्लोली मिनरलाइजेशन, ह्यूमस ऑर्गेनिक, ये स्लोली यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस में इसे कन्वर्ट किया जाता, इसे ही कहते हैं मिनरलाइजेशन, और मिनरल्स में कन्वर्ट किया गया, मतलब वही हुआ मिनरल्स। अब ये प्लांट इसको ले लेगा, तो यहाँ पे ह्यूमस जो कि ऑर्गेनिक था, इसे स्लोली इनऑर्गेनिक आयंस में कन्वर्ट किया गया, ओके।
हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। पहला हो गया टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन पहला हो गया टेम्परेचर। कोल्ड क्लाइमेट स्लो डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, सबसे पहला टेम्परेचर। कोल्ड क्लाइमेट में स्लो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। वार्म क्लाइमेट में फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, ओके। सेकंड हो गया वाटर। ह्यूमिडिटी वाटर बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पोर जनरेट करता, वाटर में एंजाइम एक्टिविटी होती, तो ह्यूमिडिटी ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड ऑक्सीजन। एरोबिक में फास्ट डिकम्पोजिशन होता, एरोबिक कंडीशन में फास्ट डिकम्पोजिशन होता, और एनारोबिक में स्लो डिकम्पोजिशन होता, ओके। केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस। नाइट्रोजन एंड शुगर है, अगर तो फास्ट डिकम्पोजिशन, और अगर लिग्निन है, काइटिन है, सेल्यूलोज है, तो फिर स्लो डिकम्पोजिशन, ओके। केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस, अगर नाइट्रोजन एंड शुगर है तो फिर फास्ट डिकम्पोजिशन, लिग्निन, काइटिन, सेल्यूलोज, अगर ये सब है तो फिर स्लो डिकम्पोजिशन, ओके। फंजाई आर मेजर डिकम्पोजर, दे प्रीफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस, बिल्कुल। फंगल कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर और एरोबिक कंडीशन, ओके। Which of the following shows fastest decomposition? Wood, potato starch, potato tuber, leaf in anaerobic. तो शुगर एंड नाइट्रोजन का सबसे फास्ट था, और पोटैटो ट्यूबर में क्या है, स्टार्च है, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा स्टार्च है इसमें, तो पोटैटो, ठीक है। फिर उसके बाद लीफ एरोबिक वाला, फिर उसके बाद लीफ एनारोबिक वाला, ओके। फिर उसके बाद वुड आएगा क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज होगा। Fragmentation, leaching and catabolism, these steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. Fragmentation, leaching and catabolism, this step in decomposition operate simultaneously on detritus, okay. और humidification and mineralization occur during decomposition of soil, अच्छा। अब देखते हैं एनर्जी फ्लो। स्टडी ऑफ फूड चेन। सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट प्लांट को पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हर्बीवोर खाता है इसको, फिर उसके बाद कार्निवोर। सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट डीप ओशियन सनलाइट इज ओनली, क्योंकि डीप ओशन में कहाँ से आता, सम हाइड्रोथर्मल वेंट। Source of energy except deep sea, sunlight is the only source of energy। और हाइड्रोथर्मल वेंट ओशन में ये रहता, ठीक है। सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। Sunlight is a spectrum. Plant can use only 400 to 700 nanometer। 400 to 700 nanometer को कहते हैं यहाँ पे पार। photosynthetically active radiation, total sunlight 50% is पार। total sunlight का जो है 50% ही पार कहलाता, total sunlight का 50% ही पार कहलाता। out of total par, plant absorb only 2 to 10%। out of total par photosynthetically active radiation, इसका plant only absorb 2 to 10%। हाँ, तो par का कहा जा रहा, out of total par photosynthetic active रेडिएशन जो है इसका 2 to 10%, हाँ। और टोटल का तो 1% 1 to 5%, बिल्कुल, क्योंकि 50% ही पार में आता, तो फिर यहाँ पर 50%, 2 to 10%, ओके। प्लांट कैन एब्जॉर्ब 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट में 1 to 5%, ओके। और फिर जब पार की बात हो रही हो तो फिर 2 to 10% आउट ऑफ टोटल पार, प्लांट ओनली एब्जॉर्ब 2 to 10%, ठीक है। ये टोटल पार का है।
अभी जैसे देखते हैं सनलाइट आया यहाँ पे, तो फिर 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट ये प्लांट यूज़ कर रहा, या फिर ये कह लो इसका 50% पार है, और फिर पार का फिर 2 to 10% ऑफ पार एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ओके, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सनलाइट आया, ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहले यहाँ पे प्लांट है, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर। तो फिर हर्बीवोर के पास मान लेते हैं यहाँ पे कितना जूल आया था, 1 2 3 4 5 10⁵ किलो जूल है। तो फिर 1%, और ये क्या है, टोटल इंसिडेंट लाइट, टोटल इंसिडेंट रे, ठीक है, तो इसका तो 1% आएगा। तो फिर 1% 1/100 गुना 10⁵ कितना आया, 10⁻³ किलो जूल ये प्लांट लिया, ठीक है। फिर हर्बीवोर जब इसे खाया तो इसमें कितना पास होगा, ओनली 10% पास होगा। तो फिर 10% ऑफ 1000, तो इसमें कितना आया, 100 किलो जूल। ओके, फिर उसके बाद कार्निवोर, इसमें आएगा 10% ऑफ हर्बीवोर, तो 10% ऑफ 100 किलो जूल, तो फिर बस 10 किलो जूल। ओके, अब देखते हैं एनर्जी फिक्सेशन। सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट, सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट सनलाइट लेता, इसे प्लांट को कहते हैं T1। ट्रॉपिक लेवल 1 प्लांट्स को कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल 1। प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये, ट्रांसड्यूसर भी इसे कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक लेवल 1 है। ओके, डिफरेंट इकोसिस्टम एट T1, ये प्लांट, हाँ, फिर इसे कौन खाएगा, हर्बीवोर। डिफरेंट इकोसिस्टम एट T1 विच टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास, ट्री, उडी जो की है, ठीक है, हर्ब, सर्ब्स। ओके, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में अल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल, सम हायर प्लांट, वेलिस्नेरिया वगैरह। अच्छा, हाँ, वो भी तो रहता है। टेरेस्ट्रियल में हो गया ग्रास, ट्री, उडी और सर्ब्स। ओके, और एक्वेटिक में अल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, सम हायर प्लांट, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। ओके, अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। तो T1 ये जो ग्रास है, T1 ट्रॉपिक लेवल 1, इसमें कौन आ गया, ग्रास, प्राइमरी प्रोड्यूसर। T1 तो पहले प्रोड्यूस तो करेगा खाना, हाँ। तो T1 क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसमें आ गया ग्रास एग्जाम्पल, ठीक है। फिर T2 ट्रॉपिक लेवल 2 सेकेंडरी प्रोड्यूसर कह लो, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर बोल दो। सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ट्रॉपिक लेवल 2 ये क्या है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ट्रॉपिक लेवल 2 T2 में आता, ट्रॉपिक लेवल 2 सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ट्रॉपिक लेवल 2 सेकेंडरी प्रोड्यूसर कर लो, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, हाँ, क्योंकि सबसे पहले ग्रास जो कि काम कर रहा घास खाना बनाने का, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर वो हो गया ट्रॉपिक लेवल 1 में। T2 ग्रास ऊपर उसको सब खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर बोल दो या फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और हर्बीवोर इसमें आ गया ट्रॉपिक लेवल 2। ट्रॉपिक लेवल 3 यहाँ पे टर्सरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर। तो यहाँ पे T3 में इसका एग्जाम्पल आ गया फ्रॉग। ओके, फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा लेता, यस। और इसके बाद T4 ट्रॉपिक लेवल 4 क्वाटरनरी प्रोड्यूसर और टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, 4 पे ये प्रोड्यूसर, ठीक है। क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। ये T4 में आ गया ट्रॉपिक लेवल 4 में। सबसे पहले ग्रास था, तो वो हो गया ट्रॉपिक लेवल 1 में प्रोड्यूसर, यस, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद T2 ट्रॉपिक लेवल 2 में सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, तो
ठीक है। T3 ट्रॉपिक लेवल 3 में यहाँ पे टर्शरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर। ओके, फिर T4 में क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। ओके, secondary consumer is present at 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 secondary consumer खाने वाला, तो T3 पे herbivore represent herbivore secondary producer। ओके, हाँ बिल्कुल। food chain follow both law of thermodynamics। food chain follow both law of thermodynamics। food chain follow both law of thermodynamics। ये हो गया फर्स्ट लॉ, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बन रहा है। फूड चेन follow both law of thermodynamics। food chain follow both law of thermodynamics। first law, one form of energy converted into another form, one form of energy converted into another form, जैसे light energy to chemical energy। okay, second law, energy increases to overcome this entropy loss organism require continuous input energy। जैसे यहाँ पे प्लांट में यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस में 10% जाता है, ठीक है। फिर हर्बीवोर यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस 20% और कार्निवोर में 40% लॉस। ओहो, हाँ तो ये एनर्जी ज़्यादा लेता, हाँ एंट्रोपी लॉस यहाँ पे ज़्यादा है। तो अब टाइप ऑफ फूड चेन, टू टाइप ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन GFC और DFC, डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन GFC, grazing food chain start with living primary producer, एग्जाम्पल तीन फूड चेन इसमें आता। ग्रेजिंग फूड चेन में स्टार्ट विथ लाइव प्राइमरी प्रोड्यूसर, तीन फूड चेन इसमें आता। ए हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ए हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री के ऊपर जैसे बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, हाँ फिर इसके ऊपर बर्ड को जो खाएगा, ओके सांप खा लिया, अच्छा जो भी खाया, ख़त्म करो बात। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ट्री के ऊपर बर्ड है या फिर इंसेक्ट ले लो। ओके, फिर सेकेंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रास, फिर ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग को खा लिया स्नेक, ठीक है। सी एक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। ओके, तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में 3 आ गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री है तो वहाँ पे इंसेक्ट या फिर बर्ड जो ले लो, ठीक है। सेकेंड ग्रासलैंड, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ठीक है। फिर सी फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, देन फिर लार्ज फिश। ओके, अब देखते हैं DFC, डिट्राइटस फूड चेन। एग्जाम्पल डेड प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई। एग्जाम्पल डेड प्लांट और एनिमल, डिट्राइटस फूड चेन DFC, एग्जाम्पल डेड प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया और फंजाई हो गया यहाँ पे, हाँ, और अर्थवॉर्म, यहाँ पे तो ये सब रहेगा। डिट्राइटस फूड चेन है, एग्जाम्पल डेड प्लांट और एनिमल। अगर डेड प्लांट और एनिमल है फिर इसके बाद क्या आएगा, बैक्टीरिया और फंजाई इसको खाने के लिए, हाँ। अब अगर डेड प्लांट और एनिमल या फिर अर्थवॉर्म खाया, ओके। आउट ऑफ GFC एंड DFC विच इज मोर ऑन लैंड, लैंड पे
प्रोडक्टिविटी हाई है, लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई है, मोर चांस इज डैट DFC इज मोर लैंड पे। हाँ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो ज़्यादा डिकम्पोज हो रहा है। आउट ऑफ GFC एंड DFC विच इज़ मोर ऑन लैंड, लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई है, चांस मोर चांस इज डैट DFC इज़ मोर, बिल्कुल। और फिर वाटर में प्रोडक्टिविटी लो है तो वहाँ पे सो GFC इज़ मोर देन DFC, दिस मीन्स लैंड सो बोथ GFC एंड DFC बट DFC मोर वेरी हाई बायोमास। ओके, अब देखते हैं फूड चेन और एंड फूड वेव। फूड चेन हो गया जैसे ग्रास को ग्रास पर खाया, फिर इसे फ्रॉग खाया। ओके, इट इज़ लीनियर रिलेशनशिप इन ट्रॉपिक लेवल विच इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब फूड वेव देखते हैं, जैसे ये ग्रास को ग्रास ऊपर खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाया, मे भी हो सकता है बर्ड भी खा ले। हाँ, तो बर्ड तो ट्री में आता है, ट्री को बर्ड खाया और फिर बर्ड को फिर लायन खा लिया, ये भी हो सकता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है। इन नेचर नो इंडिविजुअल फूड चेन, इन रियलिटी फूड वेव इज प्रेजेंट। इंटरलिंक्ड फूड चेन इज नॉन एज फूड वेव। इंटरलिंक्ड फूड चेन interlinked food chain is known as food wave. इंटरलिंक्ड फूड चेन इज नॉन एज फूड वेव, बिल्कुल। इंटरलिंक फूड चेन इज नॉन एज फूड वेव। अब देखते हैं ट्रॉपिक लेवल इट इज न्यूट्रिएंट रोल, इट इज nutritional role or functional of any species is food in food chain. Tropical level it is nutritional role or functional of any species in food chain. Tropic level it is nutritional role or functional role of any species in food chain. Tropic level जैसे यहाँ पे ग्रास है, T1 पे हो गया ये, हाँ, फिर इंसेक्ट T2, स्पैरो यहाँ पे कार्निवोर, ये T3 है, ठीक है। सीड T1 हो गया, स्पैरो T2, ये हर्बीवोर है, बिल्कुल। तो फिर ट्रॉपिक लेवल इट इज़ न्यूट्रिशनल रोल और फंक्शनल of any species in food chain. Tropic level is not a physical presence but a nutritional role. Tropic level is not a physical presence but nutritional role. अच्छा, ट्रॉपिक लेवल इज नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस की यहाँ पे यही होगा, बट न्यूट्रिशनल रोल है। ओके, डेट्स वाई सम ऑर्गेनिज्म कैन, हाँ वही तो, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई और भी हो सकता है इसके जगह पे, बट न्यूट्रिशनल रोल है। That's why some organism can have more than one tropic level. Features of food chain ये ग्रास है, यहाँ पे 10,000 जूल है, फिर ग्रास ऊपर के पास 1000 जूल गया, फिर फ्रॉग के पास 100 जूल गया, बिल्कुल। तो फीचर ऑफ फूड चेन पहला, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी ऑफ फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, सेकंड, विथ ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी डिक्रीजेस, विथ ईच ट्रॉपिक लेवल energy decreases. Feature of food chain, पहला, flow of energy is unidirectional. Second, with each tropic level energy decreases. Lindman's 10% लाव लगता है यहाँ पे, at next tropic level only 10% of total energy of previous tropic level pass. At next tropic level only 10% of total energy of previous tropic level pass, बस 10% पास होता, बिल्कुल। At next tropic level only 10% of total energy of previous tropic level pass.
Okay, third, since energy is decreasing, so very long food chain is not present or available. Since energy is decreasing, so very long food chain is not present or available. Okay, fourth, standing crop T1 यहाँ पे हो गया 5 ग्रास 2 ट्री है, ठीक है T1। फिर T2 पे यहाँ पे 2 गोट है और 4 काउ है। T3 पे 1 लायन 1 चीता है। तो फिर ये क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप इट इज़ अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ लिविंग। अच्छा, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसमें पेड़ ही, जो भी चीज़ है उस ट्रॉपिक लेवल का, इट इज़ अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ लिविंग एट एनी गिवन टाइम ऑन वन ट्रॉपिक लेवल। किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे देख लो इसका लिविंग बायोमास, हाँ लिविंग बायोमास देखना, अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास एट एनी गिवन टाइम ऑन वन ट्रॉपिक लेवल। ओके, you get standing crop, ecological pyramid, Eltonian pyramid, ecological pyramid, Eltonian pyramid। यहाँ पे अपेक्स नैरो है और यहाँ पे बेस इसका ब्रॉड है। ओके, डेफिनेशन, इट इज़ ग्राफिकल और diagrammatic representation of relationship between different tropic level in terms of biomass number and energy। Definition, it is graphical or diagrammatic representation of relationship between different tropic level in term of biomass number and energy। डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड इसे क्या कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी इसे कहते हैं, ठीक है। ऊपर अपेक्स नैरो है और नीचे बेस ब्रॉड है, इकोलॉजिकल पिरामिड। डेफिनेशन, इट इज़ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन टर्म्स ऑफ बायोमास नंबर एंड एनर्जी। इट इज़ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन different tropical level in terms of biomass number and energy। okay, grass T1 10,000 grasshopper T2 10,000 frog T3 100, ठीक है। ग्रास T1 पे यहाँ पे 10,000, ग्रासहॉपर T2 पे यहाँ पे 1000, तो कम होते जा रहा। हाँ, तो फिर नीचे बेस में अगर देखें तो बेस में ये ग्रास है सबसे ज़्यादा, उससे कम उसके जो ऊपर है ग्रासहॉपर ये 1000, फिर उससे भी कम है फ्रॉग जो कि अपेक्स पे सबसे ऊपर है, फ्रॉग वो उससे भी कम है। इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सम रिलेशनशिप इन बिटवीन different tropic level in terms of number, biomass, energy। some consideration to draw ecological pyramid based on pyramid always draw primary producer, base of pyramid always draw primary producer। okay, all members of one tropic level should be counted। सभी मेंबर्स, ये नहीं कि बस एक घास का पत्ती उठा लिए हैं और काउंट करना, जितनी भी घास है सभी को। all member of one tropic level should be counted, ओके जैसे यहाँ पे ग्रास ऊपर और फिर फ्रॉग। ओके, तो यहाँ पे कंसिडर्ड वन ग्रास ऊपर 1 फ्रॉग, नहीं ऐसा नहीं, तब तो सबसे कम बन जाएगा, सबसे कम वेट क्यों किसी का होगा। हाँ, तब तो 1 ग्राम का ग्रास होगा, ये सबसे छोटा जगह, इसके ऊपर ग्रास ऊपर 50 ग्राम, इससे ऊपर फ्रॉग 200 ग्राम, ये तो इन्वर्टेड हो गया, नहीं ये गलत है। राइट कंसिडरेशन क्या है, ऑल मेंबर्स शुड बी काउंटेड। हाँ, तो फिर यहाँ पे नीचे ग्रास ऊपर नीचे सबसे नीचे क्या है ग्रास, 20,000 ग्रास है तो 20,000 ग्राम, उसके ऊपर 500 ग्राम ग्रास ऊपर हो गया, ठीक है, मतलब 500 ग्राम का है तो मतलब 50 ग्रास ऊपर होगा तो 10 ग्रास ऊपर है, 10 गुना 50, अरे जितना भी ग्राम का है 10 ग्राम का मान लेते हैं ग्रास ऊपर है तो फिर 50 टोटल है तो 500 हो गया ग्राम, ठीक है, 2 में ढक है तो फिर 400 ग्राम हो गया टोटल। तो ये अपराइट बना है, इरेक्ट पिरामिड बना। ओके, अब देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी जब भी ऊपर जाती है तो हमेशा डिक्रीज होती है। फॉर GFC फॉर ऑल 3 फूड चेन, तीनों जो है यहाँ पे इन्वर्टेड बना है,
फॉर GFC फॉर ऑल 3 फूड चेन, जैसे हो गया यहाँ पे ग्रासलैंड फॉरेस्ट और एक्वेटिक। तो ग्रासलैंड ये भी अपराइट है, नीचे ग्रास हो गया, उससे कम ग्रास ऊपर, उससे कम एनर्जी गई, सबसे नीचे है 10,000, फिर 1000, फिर 100 जूल, ठीक है, फ्रॉग तक इतना पहुंचा। फिर ट्री और उससे कम एनर्जी कहाँ पहुंचा, बर्ड में। एक्वेटिक तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिर उससे कम स्मॉल फिश, उससे कम लार्ज फिश में एनर्जी पहुंचा। तो नोट, since energy always decreases in food chain, all three pyramid of energy is upright। बिल्कुल, since energy always decrease in food chain, that's why all three pyramid of energy is upright। okay, pyramid of number, grassland upright, second forest, ये inverted है, थर्ड एक्वेटिक अपराइट, ग्रासलैंड अपराइट, जैसे नीचे ये ग्रास हो गया, ठीक है, फिर उससे ऊपर ग्रास, ऊपर उससे ऊपर फ्रॉग, तो ये ग्रास हो गया, ग्रास उससे ऊपर, उससे ऊपर फ्रॉग, तो ये ग्रास हो गया यहाँ पे नंबर। अब ये कौन सा देखे, वो था पिरामिड ऑफ एनर्जी, सब अपराइट था। हाँ, अब देखते हैं नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। तो ग्रास यहाँ पे 1000 ग्रास है, ठीक है, फिर ग्रास ऊपर 20 और फ्रॉग 2, नंबर भी कम होते जा, हाँ नंबर कम होते जा रहा, ये अपराइट बना। फॉरेस्ट यहाँ पे ट्री, और उसमें इंसेक्ट, कितनी सारी इंसेक्ट है, नंबर, हाँ नंबर इंसेक्ट का तो बहुत ज़्यादा है, एक ट्री में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हुड्स वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे नंबर में इन्वर्ट हो जाता है। हाँ, एक ट्री है और उसमें इतनी सारी इंसेक्ट, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया फॉरेस्ट में। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर में। हाँ, अब यहाँ देखते हैं एक्वेटिक में, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा नंबर इसका, जूप्लैंक्टन उससे कम 20, स्मॉल फिश 4, लार्ज फिश 1 और कम हो गया। ये क्या, एक्वेटिक अपराइट। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी इन तीनों में, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और एक्वेटिक। ग्रासलैंड में अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास, ग्रासलैंड में अपराइट, ये हो गया ग्रास ऊपर फ्रॉग, ग्रास ऊपर फ्रॉग, ग्रास ऊपर फ्रॉग। तो यहाँ पे ग्रास ऊपर फ्रॉग। ये क्या है, नंबर तो हो गया। अब वेट हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास, तो ग्रास यहाँ पे इसकी वजन हो गई यहाँ पे 1000 ग्राम टोटल, ग्रास ऊपर की 800 ग्राम, और फ्रॉग तो 3 ही फ्रॉग उतना कुछ सब खा गया, तो 600 ग्राम, तो वेट तो कम होते जा रही। तो फिर ग्रासलैंड में अपराइट, बायोमास का भी ग्रासलैंड का कैसा बना, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट। ओके, फॉरेस्ट, ट्री का वेट है इतना, ठीक है, हाँ ट्री का वेट हमेशा ज़्यादा ही होगा इंसेक्ट से, भाई साहब कहाँ इंसेक्ट, तनी टका, और ट्री इतना सा, मतलब ट्री का एक ही ट्री अगर लें फिर भी वेट ट्री का बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से, ये भी अपराइट। ओके, एक्वेटिक वेट देखें तो अब मान लो वेल सबसे ज़्यादा वेट तो उसी का है, तो फाइटोप्लैंक्टन इसका 10 ग्राम, इसका 100 ग्राम, तो जूप्लैंक्टन इसको खाने वाले, इसका तो वेट और ज़्यादा है 200, फिर स्मॉल फिश इसका वेट और ज़्यादा, और लार्ज फिश, एक वेल आएगी मुंह एक बार खोलेगी सब आ जाएगा इसके मुंह में, वेल के मुंह में, तो उसका वेट कितना सबसे ज़्यादा, यहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा वेट में। नंबर तो एक है, हाँ नंबर तो अपराइट ही बनेगा। वेट की बात हो रही है बायोमास की, मास उसमें कितना ज़्यादा, वेट कितना है, तो फिर हाँ सबसे ज़्यादा तो लार्ज फिश का है, वेल मान लो, उससे कम स्मॉल, उससे कम जूप्लैंक्टन, उससे कम फाइटोप्लैंक्टन, तो यहाँ पे इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड। ओके, रीजन वाई पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वेटिक इज इन्वर्टेड, वाई pyramid of biomass for aquatic is inverted at a given time at any tropic level,
number difference is not very much, not number क्या चीज़ है, at any trophic level number difference is not very high, small fish biomass is far greater than zooplankton. हाँ बिल्कुल, वेट ही बहुत है. Drawback of ecological pyramid. Drawback of ecological pyramid. It is drawn for food chain. It is drawn for food chain. It is drawn for food chain, but in nature food wave is present. हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड का ड्रॉबैक देख रहे हैं. इट इज़ ड्रॉन फॉर फूड चैन बट इन नेचर फूड वेव इज प्रेजेंट. इट इज़ ड्रॉन फॉर DFC. इट इज़ नॉट ड्रॉन फॉर DFC. सेप्रोफाइट इज़ नॉट इंक्लूडेड बट सेप्रोफाइट हैव ग्रेट रोल. बिल्कुल इतना कुछ भाई खाने का काम कर रहा वो. इट इज़ नॉट ड्रॉन फॉर DFC. सेप्रोफाइट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट बट सेप्रोफाइट हैव ग्रेट रोल. वन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल. तो फिर डबल काउंटिंग हो जा रही है इस वजह से. ओके, सो ये चैप्टर ओवर हो चुका है. सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम.